सोंगयन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई ये सुनकर कि सोंगलान अब फूरोंग की किस्मत भी हथियाने की कोशिश कर रही है। सोंगलान जैसी हद से ज्यादा सतर्क औरत के लिए किसी मुसीबत में फंसने से अच्छा यही होता है कि वो सबकी किस्मत खुद ही छीन ले। मुझे पहले से पता था कि सोंगलान फूरोंग पर भी कुछ जरूर आजमाएगी। जिस औरत के पास बैंगनी कई जैसी दुर्लभ आभा हो, उसे देखकर तो अच्छे अच्छे आत्मा साधक भी लालच में आ जाए। और सोंगलैन जैसी लालची औरत, वो तो कभी किसी चीज को छोड़ना जानती ही नहीं। फेंग यानली ने जीभ चटकाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे पापा भी तो ऐसे ही थे। सब कुछ होते हुए भी उस बदचलन औरत के आगे पूंछ हिलाते थे। उसने सिर झटका, जिससे उसके गालों की सड़ी हुई त्वचा हल्की सी हिली। खैर, छोड़ो। तुमने अपनी भाभी को बचाने का कोई प्लान बनाया है? सोंग यान ने भौं उठाई और हल्का सा हंसी। मैं ऐसा क्यों करूं? अगर वो मारी जाती है तो इसीलिए क्योंकि वो खुद इतनी मूर्ख है जो सोंग लान जैसी औरतों पर भरोसा करती है। ऐसी औरत के लिए फालतू की मुसीबत मोल लेकर क्या फायदा? सोंग यान ने अभी अभी फंग यानली से बात पूरी ही की थी कि तभी फू चेन की आंख खुल गई। उसकी आंखें अब भी थोड़ी लाल थीं। उसे इस हालत में देखकर सोंग यान का फंग यानली से बात जारी रखने का कोई मन नहीं हुआ। उसने हाथ हिलाकर गोस्ट वॉल को तोड़ दिया। जैसे ही दीवार हटी, फैंग यनली वापस उसकी अंगूठी में समा गई और कमरे में वो सारी आवाजें भी लौट आईं जो अब तक रोकी गई थीं। अच्छी नींद आई, मेरा बच्चा? सोंग यान ने मुस्कुराते हुए पूछा और फू चेन को अपनी गोद में बिठाकर उसका पसीने से भीगा चेहरा प्यार से पोंछने लगी। फू घर की तरह इस छोटे से फ्लैट में एयर कंडीशनर तो था नहीं। हम फू चेन जानता था कि उसकी मां अब उसके पापा से तलाक लेने वाली है, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो एक समझदार बच्चा था। उसके स्कूल में कई बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ एक माता पिता के साथ रहते थे, इसलिए उसे पता था कि तलाक का मतलब क्या होता है। और जब उसके पापा की गैर मौजूदगी में उसे उसके चाचा और चाची ताने मारते थे, तो उसे लगता था कि अगर मम्मी तलाक ले लें तो शायद उनका और उसका जीना आसान हो जाएगा। अगर पापा नहीं होंगे तो चाचा चाची तंग भी नहीं करेंगे। बस इतना ही उसके लिए काफी था। उसे ये भी याद था कि सोने से पहले उसने अपने मामा सोंग की बातें सुनी थीं। वो सब कुछ तो नहीं समझ पाया, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि उसके मामा अपने जीजा से खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी यानी उसकी मां की हिफाजत नहीं कर पाए। अगर सब लोग उसके पापा से इतने नाराज हैं, तो शायद उनके चले जाने में ही सबकी भलाई है। उसके दादाजी ने कहा था, एक मर्द का फर्ज होता है अपनी मां की हिफाजत करना, और उसके पापा ने वो भी नहीं किया। तो फिर भला वो कैसे मर्द हुए? उसने अपनी मां के गले में बाहें डाल दी और धीरे से फुसफुसाया, चैन चैन मम्मी की रक्षा करेगा। चैन चैन को पापा की जरूरत नहीं है। सोंग यान के दिल में जैसे किसी ने गिल्ट की आग भर दी हो। अपने बेटे की इतनी समझदारी भरी बात सुनकर वो चाहती थी कि काश काश वो फूयू शेंग से तलाक का फैसला वापस ले सकती, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी। जब तक उसका और फूयू शेंग का रिश्ता कायम था, सोंगलान कभी भी उन पर हमले करना बंद नहीं करेगी। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसका इस शादी से अलग होना जरूरी था। उसने फूचन को खुद से अलग किया और उसे ध्यान से देखा। थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम उसका बेटा उससे नाराज या दुखी नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपनी नाक फूचन की नन्ही नाक से सटाई और बोली, मुझे पता है चन चन को दुख हो रहा है कि हम पापा को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी मम्मी पापा से दूर जा रही हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो जब चाहे अपने पापा से मिल सकते हो। सच में? मैं मिल सकता हूं? पापा नाराज नहीं होंगे कि मैंने मम्मी को चुना? फू चेन को अपने पापा की बहुत कम यादें थीं। आखिरी बार वो अपने पापा से तब मिला था जब वो 5 साल का हुआ था। पापा उसे जन्मदिन की बधाई देने आए थे। उस दिन फूचन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पूरी रात अपने पापा को देखता रहा, जैसे उनकी तस्वीर को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। लेकिन वो चाहे जितना समझदार हो, आखिर में वो एक बच्चा ही था।
और बच्चों की यादें अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं। काफी कोशिशों के बाद भी उसे सिर्फ इतना याद रहा कि उसके पापा बहुत सख्त थे, ज्यादा मुस्कुराते नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो क्यों नाराज होंगे? सॉन्ग यान ने उसके घुंघराले बालों को सहलाते हुए कहा, अगर तुम्हारे पापा चाहते कि तुम उन्हें चुनो, तो उन्हें अपनी पुरानी फाइलों और काम से ज्यादा तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहिए था। फू चैन को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। वो अपनी माँ की ओर देख ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसके मामा सॉन्ग लिंगियन अंदर आए। उनके एप्रन पर लिखा था किस द शेफ, और उनके लंबे कदमों के साथ पूरे कमरे में एक अलग ही ऊर्जा आ गई। चलो चेन, मामा ने तुम्हारे लिए बहुत सारी टेस्टी चीजें बनाई हैं। सॉन्ग लिंगियन ने उसे गोद में उठाया और हवा में झुलाया। फू चेन खिलखिला उठा। उसके पास एक पापा तो थे, लेकिन वो कभी खेलने के लिए वक्त नहीं निकाल पाए। अब जब मामा उसे इतना प्यार दे रहे थे, उसका सारा गम जैसे हवा हो गया। वो खुशी खुशी अपने मामा के साथ डाइनिंग टेबल की ओर चला गया, जहां गर्मा गर्म पकवानों की खुशबू फैल रही थी। सॉन्ग यान ने अपने भाई की ऊंची, मजबूत पीठ की ओर देखा और होंठ भींचते हुए थोड़ी कड़वी सी मुस्कान दी। अचानक उसके दिल में पुराना दर्द फिर से जाग गया। वो पल याद आ गया जब उसका भाई अपनी जान से हाथ धो बैठा और अपने बेटे को एक बार भी नहीं देख पाया। उसे अब भी याद है, जब उसके भाई को पता चला था कि वो पिता बनने वाला है, वो कितने खुश थे। लेकिन वो सारी खुशियां सॉन्गलान की वजह से मिट्टी में मिल गईं। उसका भाई एक बेहतरीन पिता बन सकता था, मगर वो मौका उससे छीन लिया गया, सॉन्गलान की वजह से। अब इस जन्म में अगर उसने सॉन्गलान को सड़क पर रहने वाली गंदी जिंदगी से भी बदतर जिंदगी न दी, तो उसका ये जन्म ही व्यर्थ होगा। जब सब लोग सो गए, तो सॉन्ग यान, जो फू चेन के पास लेटी थी, अचानक आंखें खोलकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। वो धीरे से उठी, फिर रात जितने काले कपड़े पहने, बालों को एक लंबी पोनीटेल में बांधा और फिर अपने बेटे की ओर देखा। फू चेन बेफिक्री से बिस्तर के बीचों बीच सो रहा था। उसके मासूम चेहरे को देखकर सॉन्ग यन का दिल एकदम पिघल सा गया। उसका बेटा वाकई में बेहद प्यारा था। जरूर ये सारी क्यूटनेस मुझसे ही आई है, सॉन्ग यन ने सोचा। फू यू शेंग जैसे हमेशा सपाट चेहरा लिए रहने वाले इंसान से प्यारा क्या ही निकलेगा। उसने प्यार से फू चैन के गाल थपथपाए और उसके माथे पर एक नरम सा चुंबन दिया। इसके बाद उसने अपनी अंगूठी से एक आत्मा को बुलाया, लेकिन इस बार ये फांग यनली नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जिसके हाथ में टूटे हुए हथकड़ी के टुकड़े थे और सिर धड़ से अलग था। ये आत्मा जब जीवित था तो झूठे हत्या के आरोप में फंस गया था। गू वंशजों ने इसे इस अंगूठी में कैद कर दिया था और ये सदियों से वहीं बंद था। इतने सालों बाद उस अंगूठी से बाहर आना बहुत अच्छा लग रहा है। आत्मा ने अपना कटा हुआ सिर एक टोकरी की तरह बगल में पकड़ते हुए कहा। इतने साल उसी में बंद रहने से मेरी गर्दन अकड़ गई थी। सच में, समझी आप? गर्दन अकड़ना। हा हा हा। सॉन्ग यान ने उसकी ओर एक बेरुखी भरी नजर डाली, जिससे उसकी हंसी वहीं थम गई। मैंने तुम्हें तुम्हारे घटिया जोक्स सुनने के लिए नहीं बुलाया है झोयुन। तमीज से पेश आओ। हाँ हाँ, मास्टर सॉन्ग। उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ सिर को वापस धड़ पर जोड़ लिया और पूरे सम्मान के साथ खड़ा हो गया। देख रहा हूं, तुम आज भी वैसी की वैसी ही हो, ठंडी, गंभीर, एक मुस्कान तक नहीं। तुम्हें हंसते देखना, सच कहूं, उस चुड़ैल से बदला लेने के बाद मेरा सबसे बड़ा सपना यही है। सॉन्ग यान उसे ऐसे देख रही थी जैसे ये हमारे खूंखार आत्माओं के समाज में किस किस्म का जोकर पैदा हो गया है। ये शर्मिंदगी की बात थी। जो युएन, अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो, तो अब असली काम की बात करें। उसने खुद को फेस पाम करने से रोका और बोली, मुझे तुम्हें मेरे परिवार की रक्षा के लिए तैनात करना है। मुझे नहीं पता कि सॉन्गलान आज रात मुझ पर हमला करेगी या नहीं, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। कोई भी असामान्य हरकत हो तो तुरंत ध्यान देना। जो युएन ने सिर को हल्का सा झुकाया, जिससे वो फिर से डोलने लगा और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, और अगर कुछ असामान्य हुआ तो?
सोंगयान की आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई। मार डालना और आत्मा को बिखेर देना, जैसा हुक्म मेरी मलिका। जब सोंगयान ने जो युएन को आदेश दे दिए तो वो कमरे की बालकनी की ओर बढ़ी। चांद की रोशनी में उसकी आंखों में एक ठंडक थी। सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर बसी एक बगावत की आग भी। रात की खामोशी में अनगिनत पाप किए जाते हैं। कुछ को सजा मिलती है, बाकी अधूरे रह जाते हैं। उसने अपनी जेब से एक तावीज निकाला और उसे अपने शरीर पर चिपका लिया। फिर उसने बालकनी की रेलिंग पर पैर रखा और बिना एक पल हिचकिचाए 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। जिस तावीज का सोंगयान ने इस्तेमाल किया था, वो एक ऐसा सुरक्षा कवच था जो किसी भी हालात में उसकी रक्षा करता था। इसीलिए 7वीं मंजिल से छलांग लगाने के बावजूद सोंगयान को कोई चोट नहीं आई। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसने लापरवाही से अपने हाथ झाड़े और अंगूठी से फंग यनली को बुलाया। वो यंत्र कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। फंग यनली हवा में तैरती हुई चारों ओर देखने लगी। उसकी खाली और अंधेरी आंखों में और भी डरावना असर आ गया जब उसने मुड़कर कहा, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं, लेकिन क्या तुम्हें वाकई सबसे पहले वहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है कि तुम्हारी भाभी इस वक्त किसी बुरी हालत में है। मैंने सोंगलान और उसकी मां को बात करते सुना कि तुम्हारी किस्मत उधार लेने में कुछ दिक्कत आ रही है और तुम्हारी सौतेली बहन को काफी अच्छे भाग्य की जरूरत है, क्योंकि उसे किसी हुआवेई के ऑडिशन में जाना है। देखो जरा, सुबह ही तय कर रहे थे क्या करना है और अब तुम्हारी भाभी पहले ही फंस चुकी है। सोंगयान ने अपनी अंगूठी को हल्के से घुमाया और उसकी आंखों में एक थकी हुई ठंडी चमक उभरी। उसे याद आया जब उसकी भाभी ने मातम के समय पार्टी में जाने की जिद की थी। उस वक़्त गू मास्टर ने सख्त चेतावनी दी थी कि आत्मा अभी भी भटक रही है। मांस और शराब दोनों वर्जित थे, लेकिन फू रोंग ने उन नियमों को ताक पर रखकर सोंगलान के साथ बार में शराब पी और मांस खाया था। सोंगयान जानती थी कि फू रोंग एक जिद्दी लड़की है जिसे सही गलत की समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी। मैंने तुम्हें साफ कहा था कि मैं अपने जीवन में किसी भी तरह की फालतू परेशानियों को नहीं बुलाना चाहती। क्या तुम्हारी साधना के सालों ने तुम्हारी याददाश्त कमजोर कर दी है? सीधे बताओ, वो दोनों औरतें यंत्र कहाँ छुपा कर गई हैं? फंग यानली ने सोंगयान को एक पल ध्यान से देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसके मन की हल्की सी भावना को पकड़ा, वो तुरंत चुप हो गई और सिर झुकाकर बोली, ठीक है, चलो मेरे साथ। एक अंधेरी गली में 2 गंदे से बेतरतीब दाढ़ी वाले आदमी जमीन पर पड़ी एक लड़की को गालियां देते हुए लात मार रहे थे। लड़की चुपचाप सिसकती रही, अपना सिर बचाती रही। उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। बॉस, अब बस करो। अगर मर गई तो वीडियो कैसे बनाएंगे? पैसे तो वीडियो से ही मिलेंगे, मोटे से दिखने वाले गुंडे ने कहा। फिर उसने जमीन पर रेंगती हुई फू रोंग की तरफ देखा, जो डर से कांप रही थी और सिर छुपाए रो रही थी। मुखिया ने गुस्से में उसके पेट पर लात मारी और चिल्लाया, इसका क्या वीडियो बनाना जो भागने की कोशिश ही कर रही है? पहले इसे काबू में लाओ, नहीं तो फिर से हमारी उंगली चबा जाएगी। लेकिन बॉस, इस लड़की का परिवार काफी अमीर और ताकतवर लग रहा है। इसके पास तो ब्लैक क्रेडिट कार्ड है और कपड़े भी पूरे ब्रांडेड हैं। मुझे डर है कि उनका परिवार हमें छोड़ने वाला नहीं है। मुखिया हंस पड़ा। अरे मूर्ख, जिसने हमें ये काम दिलवाया है वो खुद सोंग परिवार की है। उसे अपने घर वालों का पूरा भरोसा हासिल है। वो एक रोना धोना करके सबका भरोसा जीत लेगी और कोई इस मामले को छुएगा भी नहीं। वो आगे बोला, और सच तो ये है कि जैसे ही हम इससे काम निपटा लेंगे, ये वीडियो हमारे पास रहेगा। उस अमीर घर की इज्जत बचाने के लिए वो कभी हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो लड़की चाहे जमीन के नीचे गाड़ दी जाए, पर नाम बदनाम नहीं होने देंगे। फू रोंग इन सब की बातें सुन रही थी। उस पर जितना भी जुल्म हुआ हो, वो कॉलेज की एक बिगड़ैल लड़की थी जिसे कई बार पुलिस भी उठा चुकी थी। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। सोंग नाम सुनते ही उसका दिमाग एक ही नाम पर जाकर अटक गया, सोंगलान। अब वो समझ चुकी थी कि क्यों ये गुंडे इतने निडर होकर उसका नाम ले रहे हैं। उनकी नजर में तो वो मर चुकी थी।
अब फर्क ही क्या पड़ता था कि उसे पता है उसके कातिल का नाम। फूरोंग का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। काश उसे पहले पता होता कि वो सोंगलान जैसी सांप जैसे औरत से दोस्ती कर रही है, तो वो आग के कुएं में कूद जाना ज्यादा पसंद करती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुकी थीं। जैसे ही एक दागदार हाथ उसके कपड़े फाड़ने को आगे बढ़ा, उसके होठों से एक दुआ फिसल गई। कोई कोई भी अगर मुझे बचा ले तो मैं उसे भगवान मान लूंगी। हाँ, सोचना भी अजीब लगता है कि सोंगलान आज भी उतनी ही निर्दयी है जितनी पहले थी। वो कंपाती आवाज जैसे ही दोनों गुंडों के कानों में गूंजी, दोनों चौंक कर पीछे मुड़ गए। मोटा गुंडा, जिसने देखा कि एक परछाई उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी, डर के मारे कांप उठा। क कौन है जो इस सुनसान गली में इतनी रात को आ रहा है? मगर उसका माचो बॉस उतना जल्दी घबराया नहीं। वो इंतजार करने लगा कि देखे कौन है। जब वो लड़की पास आई, दुबली पतली, नाजुक सी, उसने अपने साथी की पीठ पर एक थप्पड़ मारा और गालियां बकते हुए बोला, साले, तूने इस बूढ़े बाप को डरा ही दिया। मैं तो समझा भूत आ गया या उससे भी बुरा कोई पुलिस वाला। फिर उसने लड़की की ओर देखा और आंख दबाकर सीटी बजाई। देखो तो जरा, क्या माल है। लगता है आज की रात हमारी किस्मत साथ है। शायद ये किसी को बचाने आई है, लेकिन जब आई ही है तो इसका भी मजा ले लेते हैं। उसका साथी भी अब जोश में आ गया। हाथ मलते हुए बोला, सही कह रहे हो बॉस, ये तो डबल इनाम वाली रात लग रही है। पैसे भी मिलेंगे और मजा भी। हाँ हाँ हाँ। माचो गुंडे ने उस लड़की की ओर देखकर एक कुटिल मुस्कान फेंकी। क्या बात है जानू? किसी को बचाने आई हो? सोच रही हो हीरो बनोगी? इन पतली सी टहनी जैसी बाहों से तो बस मेरी पीठ खुजला सकती हो। लेकिन चिंता मत करो, अगर अच्छी बच्ची बनकर रहोगी तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी। सोंगयन ने उसे एक बिल्कुल बेरुखी भरी नजर से देखा। उसकी आंखों से सिर्फ घोर उपेक्षा छलक रही थी। उस आदमी के मन में जो गंदगी थी, वो उसकी आंखों से साफ दिख रही थी। मगर सोंगयन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके पीछे हवा में तैरती फेंग यनली ने घृणा से मुंह सिकोड़ते हुए कहा, देखो तो जरा, दोनों के चारों ओर कितना काला धुआं जमा हुआ है। इतना गाढ़ा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। शर्त लगाओ, इन दोनों ने आज तक कोई भला काम किया ही नहीं होगा। फेंग यनली बिल्कुल सही कह रही थी। सोंगयन ने भी बहुत पहले ही उस काले कुहासे को देख लिया था जो इन दोनों के चारों ओर मंडरा रहा था, जो बताता था कि इनकी जिंदगी किस अंधेरे में डूबी हुई थी। मगर सोंगयन की नजर किसी और चीज पर थी। उन दोनों की गर्दनों के चारों ओर धीरे धीरे लिपटती लाल रेखा पर। वो जानती थी कि यह सोंगलान का काम है, जो अपने हर काम को परफेक्शन से अंजाम देती है। असल में सोंगयन तो सीधा कब्रिस्तान जा रही थी, जहां सोंगलान और उसकी मां ने यंत्र लगाया था। मगर फेंग यानली का लगातार चल रहा लाइव कमेंट्री उसकी बचे खुचे इंसानियत को झंझोड़ गया। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। उसे फू रोंग को बचाने आना ही पड़ा। अब जब वो फू रोंग को देख रही थी, जो आधी बेहोश पड़ी थी, उसने हल्की सी सांस ली और बड़बड़ाई, जो भी हो, इस लड़की की मौत मेरे सिर पर तो नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे पहले से पता था कि इसे मारा जा रहा है और फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, तो कौन जानता है इस पाप का प्रायश्चित मुझे कैसे करना पड़ता। सोंगयन को अब तक सामने खड़ी देखकर वो माचो गुंडा बौखला गया। बिना वक्त गंवाए वो उस पर लपका। हट सामने से, क्या घूर रही है? सोंगयन ने अपनी जगह से हिले बिना एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तो हटाकर दिखाओ ना। वो आज बेहद खराब मूड में थी। उसका मन तो किसी और काम में लगा था। उसे तो उस यंत्र को ढूंढकर नष्ट करना था। लेकिन देखो, कैसी बेकार की चीजों में समय बर्बाद हो रहा है। इन जाहिलों के साथ, जो शायद उसके जितनी उम्र में सिर पर गोबर रखकर घूमते होंगे। पलटकर एक जोरदार थप्पड़। जमीन पर बेसुध पड़ी फूरोंग को जैसे होश आया। उसने आंखें खोलते ही देखा कि सोंगयान उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में एक बेचैनी उभर आई और उसके साथ एक ऐसी भावना जो उसने सोंगयान के लिए कभी महसूस नहीं की थी, कृतज्ञता। जिस सोंगयान को वो हमेशा तंग करती थी, आज वही उसे बचाने आई थी।
और जिस सॉन्ग लान को वो सबसे ज्यादा चाहती थी, उसी ने उसकी मौत की साजिश रची थी। फू रोंग के मन में जैसे बिजली सी कौंधी। पर तभी उसने सॉन्ग यान की कद काठी देखी, उस दुबली पतली लड़की को जो एक भी गुंडे के मुकाबले आधी लग रही थी। वो दो आदमी मिलकर उसका क्या हाल कर देंगे। इस डर से वो घबरा गई और चिल्ला पड़ी, सॉन्ग यान, भाग जा, यहां से चली जा, ये तुझे भी नुकसान पहुंचा देंगे। उसकी आवाज जैसे ही गूंजी, माचो गुंडे का चेहरा बदल गया। उसे डर था कि सॉन्ग यान कहीं भाग न जाए। उसके लिए तो यह पका हुआ शिकार था, एक ऐसी औरत जो उसकी बीमार फैंटेसी में पूरी उतरती थी। लेकिन सॉन्ग यान टस से मस नहीं हुई। वो वहीं खड़ी रही। साफ तौर पर उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो किसी शिकारी के चेहरे पर होता है। वो गुंडा जिसे लगा कि किस्मत उसके साथ है, उसने आगे बढ़कर सॉन्ग यान को कस के जकड़ लिया, मन में अश्लील कल्पनाएं ली हुए। मगर तभी एक अजीब सी सड़ांत उसके नथुनों में भर गई। सांस लेते ही उसे घिन आने लगी, और सबसे बड़ी बात, जिस्म से जिस्म लगते ही उसे ठंडक की एक लहर महसूस हुई, जैसे वो किसी बर्फ की मूर्ति को पकड़ रहा हो। बॉस, जरा देख तो किसे पकड़ रखा है आपने? उसका साथी थरथराते हुए चिल्लाया। चिढ़ते हुए माचो गुंडे ने नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां वो खूबसूरत और नाजुक लड़की नहीं थी जिसकी कल्पना उसने की थी, बल्कि वहां खड़ी थी एक लड़की जिसकी आंखें रात के अंधेरे से भी ज्यादा काली थीं। चेहरे से गाढ़ा काला खून टपक रहा था, और उसके होंठों से एक ऐसी मुस्कान निकल रही थी जिसमें मौत की सड़ांत और पागलपन दोनों थे। वो लड़की उसे कस कर जकड़े हुए बोली, पिया जी, मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। माचो गुंडा उस भूतिया औरत की बाहों में जैसे पत्थर का बन गया। धीरे धीरे उसकी गर्दन अजीब सी ऐंठन के साथ घूमी, जैसे बरसों बाद किसी जंग लगे ताले को घुमाया जा रहा हो। उसने उस औरत के कंधे के पार देखा, और देखा कि तेज चांदनी और टॉर्च की रोशनी के बावजूद उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। टॉर्च की रोशनी साफ उस पर पड़ रही थी, फिर भी वहां सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। भूत! वो चीखते हुए जमीन पर गिरा और अपनी लड़खड़ाती टांगों के सहारे पीछे की ओर रेंगता गया। उसने जिस औरत को धक्का दिया था, वो अब जमीन पर पड़ी थी। उसकी गर्दन एक ऐसे कोण पर लटक रही थी जो किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। वो धीरे धीरे उठी और ऐसे सिर को मोड़ा जैसे कोई पाइप में प्लंजर घुसा रहा हो, क्र कक जैसी आवाज के साथ। उसने हंसते हुए कहा, ऐसे क्यों धक्का दे दिया पतिदेव? तुम ही तो कह रहे थे चलो मजा करते हैं, तो अब भाग क्यों रहे हो? आओ ना, चलो फिर से मजा करते हैं। हट जा, दूर रह मुझसे। वो बुरी तरह थरथरा उठा। उसे याद आया, कभी भी किसी आत्मा को स्वेच्छा से नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि बुलाना आसान है पर भेजना मुश्किल, और उसने तो उस आत्मा को गले लगा लिया था। मम्मी, ये धोखा है! उसने चीखते हुए खुद को कोसा। जब उस लड़की ने उस औरत को सॉन्ग यन कहा था, तो उसने सोचा ये कोई जान पहचान की इंसान होगी। पर अब जब सामने वो सफेद भयावह चेहरा और अंधेरे से भी काली आंखें दिखीं, उसे लगा जैसे उसका सपना बुरी तरह टूट गया हो। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। डर के मारे उसने जल्दी से फू रोंग की ओर देखा, जो जमीन पर पड़ी थी। कहीं ये लड़की भी उसी टीम की तो नहीं? उसकी आंखों में शक भर गया, और धीरे धीरे वो और उसका मोटा साथी फूरोंग से दूर सरकने लगे। अगर फूरोंग चल सकती तो शायद वो वहीं 2 चांटे रसीद देती दोनों को कि तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं। पर सच्चाई ये थी, वो हिल तक नहीं सकती थी। उन गुंडों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसकी उंगलियां तक नहीं हिल रही थीं। और उस पर ये आत्मा जैसी औरत। लेकिन अजीब बात ये थी, फूरोंग को डर नहीं लग रहा था। वो जो बचपन से भूतों के नाम से कांपती थी, जो दादा की डरावनी कहानियां सुनकर भाइयों को जबरदस्ती अपने कमरे में खींच लाती थीं, आज उसे उस औरत से डर नहीं लगा। शायद ये कोई अंतर्ज्ञान था, शायद ये एहसास था कि सॉन्ग यन उसकी मदद करने आई है, और अगर ये सब कुछ सॉन्ग यन के जरिए हो रहा है तो फिर ये आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, है ना? पतिदेव, ऐसे दूर क्यों भाग रहे हो? वो आत्मा हंसी। उसका मुंह अब इतना फट गया था
कि जबड़ा ही नीचे लटक गया। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। मोटा गुंडा, जिसके हाथ में टॉर्च थी, सीधा जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई और एक पीली सी गीली धार उसके पैजामे से फैल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। कांपते होठों से वो सिर्फ एक बात बुदबुदा पाया, घर, मुझे घर जाना है। पर उसके पैर उसके साथ नहीं थे। माचो गुंडा अब अपनी जिंदगी के हर फैसले पर पछता रहा था। क्यों क्यों मैं इस पचड़े में फंसा? घर पर बैठकर बच्चों को अगवा करता या जेबें काटता तो क्या चला जाता? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो घबराया हुआ चारों तरफ देखने लगा, पर कोई रास्ता नहीं था जिससे वो उस भूतिया औरत से बच सके, जो अब एक टांग को घसीटते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके घसीटने की आवाज जैसे हजारों नाखून जमीन पर रगड़ खा रहे हों। हरामखोर, मैं ऐसे नहीं मरने वाला! वो चिल्लाया और झट से उठ खड़ा हुआ। जेब से एक धारदार चाकू निकाला और सीधा फू रोंग की ओर भागा। उसके बालों की मुट्ठी बनाकर खींचा और गर्दन पर चाकू रख दिया। तू इसे बचाने आई है ना? हाँ, मैंने तेरा नाम सुना जब इसने पुकारा। अब सुन, चाहे तू भूत हो या चुड़ैल या कुछ भी, अगर एक कदम और बढ़ाया तो इसकी गर्दन काट दूंगा। फू रोंग की आंखें फिर से डर से फैल गईं। उसकी गर्दन पहले से ही जख्मी थी और अब जब चाकू और दबाव बढ़ा, खून बहने लगा। भूतनी जो धीमे धीमे बढ़ रही थी, एकदम रुक गई। उसने सिर को अजीब ढंग से एक ओर झुकाया। उसकी खाली काली आंखें सीधे उस गुंडे को घूर रही थीं। फिर उसने चाकू देखा और फिर उस गुंडे की गालियां सुनते हुए उसका विकृत चेहरा। गुंडे ने सोचा कि उसका डर काम कर गया, तो और भी उग्र होकर गुर्राया। क्या हुआ बे? डर लग गया? अब नहीं खेलना चाहती? फिर मुंह बिगाड़कर बोला, तू खेल नहीं रही? कोई बात नहीं, तेरे बाप को तो खेलना है। और साथ ही साथ उसने फू रोंग की गर्दन पर चाकू और जोर से दबाया। अबे हट जा यहां से, वरना इसी वक्त इसका गला रेत दूंगा। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता, भूतनी गायब हो गई। गुंडे ने इधर उधर देखा और फिर घिनौनी हंसी में हंस पड़ा। हाँ, देखा, भूत चुड़ैल सब डरते हैं मुझसे, मैं ही हूं असली दहशत। उसने माथे से पसीना पोंछा और विजयी मुद्रा में मुस्कुराया। इंसान हो या आत्मा, सब डरते हैं अपने बाप से। लेकिन तभी जब उसके मोटे साथी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो मुड़ा और झल्ला कर बोला, अबे तू ऐसे क्यों खड़ा है? मोटे गुंडे का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती उंगली से उसकी पीठ की ओर इशारा किया। तेरी पीठ, पीठ देख, बॉस। माचो गुंडे ने जैसे ही सुना, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर कुछ कांपा। उसने धीरे से सिर घुमाने की कोशिश की, पर उससे पहले चाक 10 बर्फ जैसे ठंडे लंबे उंगलियों वाले हाथ उसकी गर्दन पर जकड़ गए। नाखून उसकी त्वचा में धंस गए, इतने कि खून रिसने लगा, पर जान नहीं गई। उसने जैसे तैसे पीछे झांका और जो देखा, उसकी रूह कांप गई। एक सड़ा गला, अधखिला चेहरा काले खून से टपकता हुआ, जिसकी आंखों में सिर्फ मौत थी। आ! भूत! उसकी चीख हवा में गूंज उठी और उसी पल उसकी आंखें पलट गईं। वो जमीन पर ढेर हो गया और बेहोश हो गया। यहां तक कि जब माचो गुंडा बेहोश हो गया, तब भी उस भूतनी ने उसे नहीं छोड़ा और उसकी पीठ पर ऐसे चिपकी रही जैसे कोई डरावना उभार हो। वो दृश्य बेहद खौफनाक था। उसकी नुकीली उंगलियां गुंडे की गर्दन में ढंसी थीं और उसके फटे हुए मुंह से खून टपक रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाकर पास खड़े मोटे आदमी की तरफ देखा, अपनी उन खाली काली आंखों से, वो आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। पैसे जाएं भाड़ में, मस्ती जाए भाड़ में, बस जान बच जाए। ये सोचकर वो उल्टे पांव उस गली से भाग गया, अपने पीछे गीले पैच छोड़ता हुआ। जैसे ही मोटा गुंडा भागा, भूतनी का ध्यान अब फू रोंग की तरफ गया। फू रोंग ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर तुरंत खोल दी। नहीं, ये औरत मेरी जान बचाने आई है, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। सॉन्ग यान, मुझे नहीं पता तुमने ये सब कैसे किया, पर शुक्रिया, तुमने सच में मेरी जान बचाई। हालांकि फू रोंग दिल से आभारी थी, फिर भी उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो आंखें, जो अक्सर स्क्रीन और सिगरेट के कारण सूखी और लाल रहती थीं,
अब आंसुओं से चमक रही थीं। ओह, अच्छा, एक आवाज आई पीछे से। अगर इतनी शुक्रगुजार हो तो कम से कम सही इंसान को तो थैंक यू बोलो। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, सॉन्ग यान अंधेरे के एक कोने से बाहर निकली, ऐसे जैसे वो खुद अंधेरे से पिघल कर निकली हो। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठी हैरान फू रोंग को एक नजर देखा। फिर उसकी नजर गई फैंग यनली पर, जो अब भी माचो गुंडे की पीठ से यिन एनर्जी पीने में मस्त थी। बस करो यनली, सॉन्ग यान ने कहा। कुछ बचा दो सॉन्गलान के लिए भी। हमें अपने हाथ ऐसे अपराधियों को मारकर गंदे नहीं करने। फैंग यनली ने अपनी जबान बाहर निकाली जैसे कोई शरारती बच्ची हो। फिर माचो गुंडे की पीठ से उतरी और वो तावीज निकाल दिया जिससे वो इंसानों को दिखाई दे रही थी। अगले ही पल वो हवा में विलीन हो गई। अब वहां सिर्फ सॉन्ग यन और फू रोंग थीं। फू रोंग ने कोशिश की कि वो यानली से ज्यादा प्रभावित न लगे, लेकिन जैसे ही वो औरत गायब हुई, उसने राहत की सांस ली। अब जब वहां सिर्फ उसकी खूबसूरत सेकंड भाभी सॉन्ग यान थी, तो वो थोड़ी सहज हुई। उसने धीरे से पूछा, वो अब भी यहीं है क्या? सॉन्ग यान ने कंधे उचकाए और झुककर फू रोंग की रस्सियां खोलने लगी। नहीं, वो चली गई है। शायद उसे लगा कि तुम और मैं आपस में बहुत कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। सॉन्ग यान दरअसल सिर्फ फू रोंग को बचाने आई थी, वो भी सिर्फ फू यू शेंग की वजह से। भले ही वो आदमी उसके पिछले जीवन में कभी सामने नहीं आया, पर उसके मरने के बाद उसने सॉन्ग यान और उसके बेटे की इज्जत की, ना दोबारा शादी की और ना किसी और को वारिस बनाया। उसे ये नहीं पता था कि फू यू शेंग ने ऐसा क्यों किया, पश्चाताप था या माफी मांगने का तरीका, पर उसने शादी में किया हर वादा निभाया। अब अगर सॉन्ग यान तटस्थ बनी रहती जब उस आदमी की बहन को मारने की कोशिश की जा रही थी, तो शायद वो इस रिश्ते में खुद ही गलत साबित होती। बस इसी वजह से वो यहां आई थी और किसी कारण से नहीं। फू रोंग चुपचाप सॉन्ग यान को देखती रही, जो आज कुछ ज्यादा ही डैशिंग लग रही थी। काले कपड़ों में, एक लंबे ट्रेंच कोट में। सेकंड भाभी, तुम्हें कैसे पता था कि सॉन्गलान मुझे मारने आएगी? सॉन्ग यन ने रस्सियां खोलने के बाद खड़ी होकर कहा। ये तो साफ था। आखिर सॉन्गलान और उसकी मां जैसे लोग इतनी ऊंची जगह तक पहुंच ही कैसे गए? फिर उसकी नजर फू रोंग की फटी हुई शर्ट पर गई और उसने टीएस का किया। फिर अपना ट्रेंच कोट उतारकर फू रोंग की तरफ फेंक दिया। मैंने इसे इसलिए पहना था ताकि कपड़े गंदे ना हों। अब लगता है उस सुनसान कब्रिस्तान में मुझे खुद ही उतरना पड़ेगा। फू रोंग ने सॉन्ग यान को स्तब्ध होकर देखा। वो इस बात से सचमुच चकित थी कि सॉन्ग यान अचानक कहां से आ गई, लेकिन जैसे ही उसे सॉन्ग यान के साथ हुए एक्सीडेंट की याद आई, उसका शरीर खुद ब खुद डर के मारे सिहर उठा। हालांकि उसके मन में बहुत से सवाल थे, वो खुद को रोक न सकी और पूछ ही लिया, पर ये अब भी नहीं बताता कि उसने ऐसा क्यों किया। फू रोंग ने मुझे मारने वाले शब्द जबान पर आते ही निगल लिए। आज जो हुआ, उसके बाद वो अब भी डरी हुई थी। सिर्फ आधा घंटा पहले तक तो उसे लग रहा था कि उसकी जान बस अब गई। अब जब उसे असलियत समझ आने लगी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। सॉन्ग येन ने उसकी बात सुनकर चेहरा बिगाड़ा। उसे घृणा सी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया। उसने अपनी काली शर्ट की बाहें मोड़ी और ठंडे स्वर में बोली, घर जाकर मास्टर गू से पूछना कि किसी की किस्मत छीनना क्या होता है। मुझे अभी और भी जरूरी जगह जाना है। वो मुड़ने ही वाली थी कि तभी फू रोंग ने छलांग लगाकर सॉन्ग यान को जोर से गले लगा लिया। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैं गलत थी, पर प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं बहुत डरी हुई हूं। सॉन्ग यान के मुंह से तो गाली निकलते बच गई। यही वजह थी कि वो फुरोंग के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, और जैसा उसे डर था, सुबह के 2 बज चुके थे। अगर वो अभी उस कब्रिस्तान नहीं पहुंची, तो उसे 3 से 4 बजे के बीच सबसे ज्यादा शक्तिशाली अशुभ आत्माओं से टकराना पड़ सकता था। अगर वो फू रोंग को बचाने में समय बर्बाद न करती, तो शायद अब तक उस कब्र के नीचे दबी उस रहस्यमयी यंत्र को खुद ही निकाल चुकी होती। फू रोंग को एहसास था
कि सॉन्ग यान उसे साथ ले जाने को लेकर हिचकिचा रही है, लेकिन उसने उन्हें दोष नहीं दिया। आखिर उसने खुद सॉन्ग यान को तंग किया था, यहां तक कि छोटे फू चेन को भी सताया, जिसे सॉन्ग यान बहुत प्यार करती थी। लेकिन आज जो हुआ वो उसके लिए भी एक सदमा था। पहले तो उसे उन गुंडों से निपटना पड़ा, फिर उसे वो भूत दिखा जिससे वो बचपन से डरती थी। उसका मन कर रहा था कि सॉन्ग यान से पूछे कि आखिर वो भूत को कैसे काबू कर लेती है, पर उनका रिश्ता इतना करीबी नहीं था कि वो उनके रहस्यों में टांग अड़ाए। अगर उसने ज्यादा सवाल पूछ लिए तो शायद सॉन्ग यान नाराज ही हो जाए। तो उसने मासूम बनने का नाटक किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि सॉन्ग यान उसे घर छोड़ दे, बल्कि इसलिए भी कि वो इस ताकतवर भाभी के करीब रह सके जो भूतों को भी नियंत्रित कर सकती है। इसलिए उसने अपनी सबसे प्यारी पप्पी आंखों वाली एक्सप्रेशन निकाली और रोते हुए कहा, सेकंड भाभी, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो इस गली से बाहर निकलने तक का हौसला नहीं हो रहा। घर तक कैसे पहुंचूंगी? सॉन्ग यान ने गहरी सांस ली। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि फू रोंग नाटक कर रही है, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि इतनी रात एक लड़की का अकेले लौटना सही नहीं था। उसने मन ही मन खुद को बेवकूफ कहकर कोसा और फिर जबरदस्ती अपनी सबसे नकली मुस्कान चेहरे पर लाते हुए पूछा, वो कार कहाँ है जिसमें ये लोग तुम्हें लाए थे? फू युशेंग, मेरी बीवी को मेरी बहन ने गले लगाया था, पर पता नहीं क्यों अब मेरी बहन मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रही है। जैसे ही सॉन्ग यान को वह वैन मिली जिसमें किडनैपर्स फू रोंग को इस सुनसान जगह पर लाए थे, उसके बाद की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई। फांग यानली उसके साथ थी, इसलिए बंद वैन का दरवाजा खोलने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही फू रोंग को पीछे की सीट पर बिठाया गया, सॉन्ग यान ने वैन स्टार्ट की और उस अचेत माचो गुंडे को अंधेरी गली में छोड़ते हुए वहां से निकल गई। उसके इस बर्ताव से अब भी कांपती फू रोंग चौंक गई। वो खिड़की से बाहर झांकती हुई बोली, क्या हम उस आदमी को यहीं छोड़ देंगे? क्यों? क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? सॉन्ग यान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को रगड़ा, जो हर पल और गर्म होती जा रही थी। उसकी निगाहें उन भूतों की ओर चली गईं जो अब अपने अपने छुपने की जगहों से निकलकर लोभ से उनकी ओर देख रहे थे। धत्त तेरी! वो सच में लेट हो चुकी थी। घड़ी में 3 बज चुके थे और अब वो समय था जब अशुभ आत्माएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। हालांकि वे उससे मुकाबला नहीं कर सकती थीं, लेकिन फिर भी ऐसे 2 कौड़ी के भूतों पर अपनी ताकत बर्बाद करना, जिनकी साधना उसके भूत रहते वक्त के स्तर के आसपास भी नहीं थी, ये तो कुछ ऐसा था जैसे कोई बड़ा इंसान छोटे बच्चे को डराए। ऐसी बात नहीं है! अचानक फू रोंग की आवाज ने उसकी सोच की डोर तोड़ दी। मेरा मतलब है, उस आदमी ने तो जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, यहां तक कि मुझे मारने की भी धमकी दी थी। तो हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या हमें पुलिस को कॉल नहीं करनी चाहिए थी? सॉन्ग यान ने हम्म किया और फिर फू हाउस की ओर दाईं तरफ गाड़ी मोड़ दी। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने पुलिस को कॉल किया होता तो पुलिस स्टेशन जाने वाले हम होते, वो 2 गुंडे नहीं। फुरोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों? वो चौंक कर बोली। सॉन्ग यान ने स्टीयरिंग पर उंगलियों से थाप दी और बोली, सॉन्ग लान इतनी छोटी मोटी गलती नहीं करती कि अपने ऊपर इतने पक्के सबूत वाले 2 आदमी जिंदा छोड़ दें। वो तो हमेशा शुरुआत में ही चीजों का खात्मा कर देती है और इसके लिए कुछ भी कर सकती है। सॉन्ग यान को याद आया कैसे उसकी पिछली जिंदगी में जो भी सॉन्ग लान के करीब आया, उसका अजीबोगरीब तरीके से अनजानी मौत से सामना हुआ। उसे बहुत वक्त लगा समझने में कि सॉन्ग लान ऐसा कर कैसे पा रही थी। वो दोनों गुंडे मौत के श्राप वाले तावीज से बंधे हुए हैं। जब तक वो तावीज उनके शरीर पर है, भूत उन्हें ढूंढ लेंगे, टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। 3 बज चुके हैं। अभी का समय अशुभ आत्माओं का है। मुझे डर है कि कल सुबह तक उनका हड्डी तक नहीं बचेगा। हाँ, अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद उनकी आधी खाई हुई लाश कहीं मिल जाए दफनाने के लिए। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो माचो गुंडा अभी शायद उनके बीच भोज बन चुका है। तो सोच लो,
क्या तुम पुलिस को जाकर समझा पाओगी कि तुम एक गली में चबाई हुई लाश के पास क्यों खड़ी थी? सॉन्ग यान की ये बात सुनकर फुरोंग कांप उठी। ये सब कुछ तो हद से ज्यादा डरावना था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस मासूम सी दिखने वाली सॉन्ग लान के पीछे इतनी खौफनाक सच्चाई छिपी थी। वो बगैर पलक झपकाए किसी को मरवा देती थी। वो दोनों आदमी चाहे गुंडे थे, पर थे तो इंसान ही। और अब सॉन्ग लान की वजह से वे जिंदा जिंदा खा लिए जाएंगे। सिर्फ इस ख्याल से ही फुरोंग की रूह कांप गई। हम पहुंच गए। सॉन्ग यान की ठंडी आवाज ने उसके भीतर दौड़ती सिहरन को तोड़ दिया। उसने बाहर की ओर इशारा किया। यहां से आगे तुम्हें खुद जाना होगा। बत्तियां अभी भी जल रही हैं। शायद वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हों। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सॉन्ग लान अंदर कोई बड़ा ड्रामा कर रही होगी। अगर मैं भी तुम्हारे साथ अंदर गई तो शायद वहां की फर्श पर उल्टी कर बैठूं। इसलिए अब निकलो यहां से। फुरोंग, वो सच कहें तो अपनी पुरानी भाभी को थोड़ा मिस कर रही थी, लेकिन अंत में उसने वही किया जो सॉन्ग यान ने उससे कहा था। जैसे ही वह वैन से उतरी, उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे कोई जंग लड़ने जा रहा हो। सॉन्ग यान ने उसकी आंखों में छिपी वो चमक देखी और उसे सॉन्ग लान से भिड़ने से रोक दिया। सॉन्ग लान से जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? फुरोंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसके साथ सॉन्ग लान ने इतनी बड़ी साजिश की और अब सॉन्ग यान उसे कह रही थी कि चुप बैठ जाए। सॉन्ग यान फुरोंग की मनोदशा समझ गई और हकीकत का हथौड़ा सीधा उसके सिर पर दे मारा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि सॉन्ग लान ने ही तुम्हें उस झमेले में डाला? फुरोंग, जो अभी तक जोश में थी, अचानक ऐसे बैठ गई जैसे उसके गुब्बारे की हवा निकल गई हो। उसका चेहरा देखकर सॉन्ग यान के होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और याद रखना, सॉन्ग लान कभी सामने से वार नहीं करेगी। वो हमेशा पीछे से वार करती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जरा संभल कर खेलती, क्योंकि मुझे तुम्हारी आया बनकर रहना नहीं है। इतना कहकर सॉन्ग यान ने वैन की खिड़की बंद की और वहां से निकल गई। वो वैसे भी काफी लेट हो चुकी थी। अगर 4 बजे से पहले कब्रिस्तान न पहुंची तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कौन जाने उस माँ बेटी की जोड़ी ने वहां क्या क्या जाल और पहरे बिछा रखे हों। जब सॉन्ग यान उस सुनसान कब्रिस्तान पहुंची तो उसने देखा कि वहां चारों ओर वीरानी छाई थी। वो जगह इतनी अलग थलग थी कि उसे शहर का हिस्सा भी नहीं कहा जा सकता था। उसे अब समझ आया कि पिछली जिंदगी में वो कभी इन तंत्रों को क्यों नहीं ढूंढ पाई। उसे कभी गुमान भी नहीं था कि सॉन्ग लान और उसकी सौतेली माँ अपनी आराम पसंद जिंदगी छोड़कर इतनी दूर तक जाएंगी। वो खुद ही बहुत संकीर्ण सोच रही थी और उसी सोच ने उसे नुकसान पहुंचाया था। सॉन्ग यान के बगल में मंडरा रही फांग यानली अपनी काली आंखों से पूरे क्षेत्र का मुआयना करने लगी और दांत पीसते हुए बोली, मैंने सोचा था ये जगह ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, लेकिन लगता है हमें यहाँ कुछ वक्त लगाना पड़ेगा। यहाँ कटी फटी आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा है। लगता है इस जगह को कब्रिस्तान बनाने से पहले यह कोई शवों का फेंकने का मैदान था। कई लाशें कुत्तों द्वारा नोच खाई गई हैं और कुछ निर्दयता से मारी गई थीं। इनमें भारी बदला और पीड़ा भरी है। लेकिन सॉन्ग यान के लिए ये कब्रिस्तान किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। उसने भूत पकड़ने वाले कई तावीज निकाले और होठों पर एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मैं तो जल्दी निपटा कर निकलने वाली थी, लेकिन अगर ये लोग अपने सिर खुद लेकर आ रहे हैं ताकि हमारी साधना की शक्ति बढ़े, तो उनके इस सद्भाव को ठुकराना मेरे संस्कारों में नहीं है। जैसे ही सॉन्ग यान ने कब्रिस्तान की जमीन पर कदम रखा, अब तक शांत पड़ी यिन ऊर्जा अचानक उग्र हो उठी। धरती से काली यिन ऊर्जा की जाले सी रेखाएं सीधे उसकी ओर झपट पड़ी। सॉन्ग यान ने आंखें संकरी की और एक खींच भरी सांस छोड़ी। फिर उसने एक झटके में हाथ घुमाया और उस पर हमला कर रही सारी अशुभ यिन ऊर्जा एक ही बार में खींच ली। जैसे ही उसने वो ऊर्जा समेटी, आसपास की बाकी यिन ऊर्जा जो अभी तक चंचल थी, एकाएक शांत हो गई, जैसे दोबारा हमला करने से हिचकिचा रही हो। सॉन्ग यान ने उसकी परवाह नहीं की। जब तक कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था,
वो बेवजह किसी से उलझना नहीं चाहती थी। उसका मकसद था काम जल्दी और बिना शोर के निपटाना। लगता है हमें यहाँ स्वागत नहीं मिला, सॉन्ग यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और उस संकरी पुरानी पत्थरों की पगडंडी पर आगे बढ़ गई जो किसी सदी पुरानी लग रही थी, ठीक उस उजाड़ कब्रिस्तान के बीचों बीच। ज्यादा लापरवाह मत बनो, फांग यानली ने ऊपर से चेतावनी दी। तुम भले ही सोचो कि ये काम तुम्हारी शक्ति के नीचे है, लेकिन फिर भी सतर्क रहो। फांग यानली गलत नहीं थी। सॉन्ग यान को पूरा यकीन था कि सॉन्ग लान और उसकी सौतेली माँ ने यहां किसी तरह की पहरेदारी जरूर लगाई होगी, लेकिन चूंकि वे दोनों किसी को भी ये नहीं बताना चाहती थीं कि यहां क्या छुपा रखा है, तो संभव है कि उनके द्वारा रखे गए पहरेदारों ने इस काम को गंभीरता से ना लिया हो। आखिर कौन आना चाहेगा इतने डरावने और ऊर्जावान यिन ऊर्जा वाले कब्रिस्तान में? साधारण इंसान यिन ऊर्जा को देख नहीं सकते, लेकिन वे ये जरूर महसूस करते हैं कि इस जगह कुछ तो गलत है। अगर सॉन्ग यान के पास अपनी वर्षों की यिन साधना न होती, तो शायद वो भी यहां एक कदम आगे न बढ़ाती। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के भीतर जाती गई, विभिन्न तरह की आत्माएं सामने आने लगीं। हत्या की गई आत्माएं, तड़पती आत्माएं और कुछ तो पूर्णतः दुष्ट आत्माएं भी। पिस्सह, सॉन्ग यान, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। फांग यानली ने घृणा भरी नजर से उस पिसी पिसाई सी आत्मा को देखा जो घिसटते हुए उनके पीछे आ रही थी। वो साफ महसूस कर सकती थी कि उस भूत की मौत किसी गहरी पीड़ा के साथ हुई थी। उसके चारों ओर फैला काला और धुंधला कुहासा दिखा रहा था कि वो कितनी भारी रंजिशें अपने भीतर रखे है, और उसकी आंखें काली, डरावनी और भरी हुई थीं नफरत से। ये आत्मा इन ऊर्जा चूस कर जीवितों को नुकसान पहुंचाती है। ये अब सामान्य आत्मा नहीं रही, बल्कि एक दुष्ट आत्मा बन चुकी है। इसे तो वहीं खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी इसने इतने निर्दोष लोगों को तड़पाया है कि अब इसका पुनर्जन्म असंभव है। सॉन्ग यान को उसके पीछे की उपस्थिति का आभास पहले से था। वो चाह रही थी कि आत्मा खुद ही हट जाए, लेकिन ये भूत बाकी भूतों से अलग था। इसकी शक्ति बाकियों से कहीं ज्यादा थी। वो कई जीवित इंसानों की यांग ऊर्जा चूस चुका था, इसलिए उसका बल कम नहीं था। अगर सॉन्ग यान उसे अभी यहीं खत्म करती, तो जरूर बहुत शोर होता। वो पीछे मुड़ी और उस अजीब से धुंधले, कटे फटे साए को देखा, और तुरंत ही घृणा से उसका चेहरा बिगड़ गया। अपनी यिन और यांग दृष्टि से वो साफ देख सकती थी कि ये आत्मा किसी फैक्ट्री में काम करते हुए मरी थी। किसी भारी मशीन में गलती से फंसकर वो टुकड़ों में बंट गई थी, और उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। मरने के बाद से वो इस कब्रिस्तान में भटक रही थी, हर जीवित चीज से घृणा करती हुई। सॉन्ग यान ने उस पर नजर डाली और भौं उचका दी। वो आत्मा कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में दिख रही थी। या तो उसकी शक्ति इतनी नहीं थी कि सॉन्ग यान की असली ताकत को पहचान सके, या फिर वो एक मूर्ख आत्मा थी जो अपनी अकड़ में हार मानने को तैयार नहीं थी। इस भूत के जीवन को देखकर जब वो अभी जीवित था, तो ये साफ था कि ये घमंड और मूर्खता में ही डूबा हुआ था। इसलिए ये ज्यादा मुमकिन था कि वो अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर आंक रहा हो। सॉन्ग यान चुपचाप खड़ी रही। वो चाहती थी कि भूत खुद ही हमला करे। अगर वो अपना सिर उसके सामने खुद पेश करना चाहता था, तो उसे ठीक से करने दिया जाना चाहिए। जब उस भूत ने देखा कि सामने खड़ी औरत ने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया है, तो उसने अपना मुंह खोला और एक हड्डियों तक सर्द हवा का झोंका सॉन्ग यान की ओर बहा। हालांकि न आसपास कोई हवा थी और न ही पेड़ पौधे हिल रहे थे, फिर भी उस ठंडी लहर ने रीढ़ तक सिहरन पहुंचा दी। कारखाने में मरे उस मजदूर की आत्मा सॉन्ग यान को लालची नजरों से घूर रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस लड़की के पास भाग्य और शक्ति दोनों प्रचुर मात्रा में है। वो भूखा भूत अपने पंजे फैलाते हुए घिसटते घिसटते सॉन्ग यान की ओर बढ़ने लगा, बिल्कुल निर्बाध, जैसे कोई रोक ही न हो। सॉन्ग यान ने उसकी ओर आते देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ अपनी अंगूठी को रगड़ा। अंगूठी से एक नीली लौ फूट पड़ी, जिसने पल भर में आसपास का माहौल प्रकाश से भर दिया। वही नीली आग उस भूत को घेरते हुए उसे ऐसे निगल गई जैसे मेंढक कीड़े को निगल जाता है।
जब नीली आग ने अपने भोजन को पूरा हजम कर लिया तो वो फिर से अंगूठी में समा गई और चारों ओर फिर से अंधकार छा गया। देखो, कोई आ तो नहीं रहा, सौंगयान ने कहा। ये अंगूठी उस पत्थर से बनी थी जो एक प्राचीन सम्राट की कब्र से एक ऐतिहासिक खोज के दौरान निकाला गया था। वो पत्थर यिन ऊर्जा से इस कदर भरपूर था कि इंसान की जीवन ऊर्जा तक को खा सकता था। गु परिवार के पहले स्वामी और सौंगयान के गुरु ने इस अंगूठी को शुद्ध किया था ताकि ये अब केवल दुष्ट आत्माओं की यिन ऊर्जा ही सोखे, इंसानों की जीवन शक्ति नहीं। उन्होंने इसका नाम रखा नरक की अग्नि। इस अंगूठी की शक्ति ऐसी थी कि न जाने कितने इसे पाने को तरसते थे, लेकिन कुछ ही लोग थे जो इसे नियंत्रित कर सके। सौंगयान उन्हीं कुछ में से एक थी। इसका एकमात्र नुकसान था, ये नीली लौ बहुत उजली थी, ठीक वैसी जैसे नरक की ज्वालाएं। थोड़ी देर बाद फांग यानली लौट आई। एक पहरेदार थोड़ा सतर्क हो गया था, लेकिन मैंने उसे बेहोश कर दिया इससे पहले कि वो अंदर घुसता। ठीक है, सौंगयान ने सिर हिलाया। अब चलो उस कब्र की तरफ जिसके लिए हम यहां आए हैं। हाँ, फांग यानली ने कहा और हवा में मंडराते हुए सौंगयान को एक पुरानी कब्र की ओर ले गई जहां वो गुप्त यंत्र छुपा हुआ था। मगर जब वे उस जगह पहुंचे जहां वो पुरानी कब्र होनी चाहिए थी तो वहां कुछ भी नहीं था। जगह पूरी तरह से साफ थी। यह असंभव है, फांग यानली चिल्लाई जब वह उस खाली जगह के चारों ओर चक्कर लगाती रही और बार बार पुष्टि करती रही कि स्थान बिल्कुल सही है। पर सामने जब कुछ नहीं दिखा तो कुछ पल के लिए वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई। फिर उसका माथा सिकुड़ा और नाक सिकोड़ी। कुछ गड़बड़ है। आज सुबह यहां से मौत और सड़न की गंध आ रही थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं। आखिर यहां हुआ क्या है? सौंगयान नीचे झुकी और बहुत बारीकी से उस जगह का निरीक्षण करने लगी। फिर खड़ी होकर शांत स्वर में बोली, जिसने ये यंत्र स्थापित किया है वो वाकई कुशल है। अगर उसने कुछ पैसों के लालच में गलत लोगों का साथ न दिया होता तो मैं उसे दंडित करने की बजाय सम्मान देती। फांग यानली, जो हवा में मंडरा रही थी, उसकी बात सुनकर लगभग आंखें घुमा ही चुकी थीं। उसके मन में क्या अब उसकी तारीफ करने का कोई मतलब बनता है? भले ही वो अच्छा मास्टर था, लेकिन आखिरकार उसने बुराई का ही साथ दिया, तो उसकी प्रशंसा किस बात की? लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संयत किया और थोड़े चिड़चिड़े स्वर में पूछ बैठी, तो तुम कहना चाहती हो कि आज की हमारी ये पूरी यात्रा व्यर्थ जाएगी? सौंगयान ने उसका रुख गंभीरता से देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर इशारा किया। यानली, बताओ तो सही, मैं कौन हूं? उस चालाक मुस्कान को देखकर फांग यानली की रूह कांप गई। उसकी आवाज अचानक कांपती हुई निकली, मेरी स्वामिनी, वो जो गू परिवार की एक बूंद भी खून के बिना यिन रिंग की अधिपति बनी। नरक की अग्नि नाम की जो अंगूठी सौंगयान पहनती थी वो असल में गू परिवार के पहले वंशज द्वारा गढ़ी गई थी, और वो अंगूठी केवल उसी वंश के लोगों को स्वीकार करती थी जो उसके रक्त से जुड़े हों। अगर कोई गैर उसे पहनने की कोशिश करता तो वो खुद को और उस व्यक्ति को जला डालती। मगर सौंगयान एक अपवाद थी। उन्होंने वर्षों की साधना से उस अंगूठी पर नियंत्रण पा लिया था। ठीक कहा, सौंगयान मुस्कुराई और फिर अंगूठी से 2 तावीज और एक शेय कलम निकाली। उसने अपने अंगूठे को हल्के से काटा और कलम को उस खून की बूंद में डुबो दिया। ये कोई साधारण कलम नहीं थी। शेय कलम एक विशेष जादुई उपकरण थी जिसमें बस एक बूंद रक्त से पूरे शरीर से एक अदृश्य संबंध जुड़ जाता था। पहले जहां तावीज बनाने के लिए रक्त की धार बहानी पड़ती थी, वहीं अब बिना घाव और दर्द के काम आसान हो गया था। सौंगयान ने रक्त से दोनों तावीजों पर चित्र बनाए, फिर उन पर फूंक मारी और मंत्र पढ़ा। अगले ही पल दोनों तावीज सोने सी चमक से जगमगाने लगे और सूं की आवाज के साथ हवा में उड़ गए। उन तावीजों के पीछे चलो, सौंगयान ने कहा। फांग यानली ने बिना देर किए आदेश का पालन किया। दोनों तावीजों के पीछे पीछे चलती रहीं, जो हवा में बहते हुए एक विशेष दिशा में उन्हें लिए जा रहे थे। अंततः तावीज अचानक थम गए और जोर से झिलमिलाते हुए एक नई सी दिखने वाली संगमरमर की कब्र से चिपक गए। ये क्या?
कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? फांग यानली ने आश्चर्य से पूछा। जिस कब्र में यंत्र छिपा था वह तो साफ तौर पर बहुत पुरानी थी, लकड़ी तक चटक रही थी। पर यह सामने वाली कब्र तो काफी नई लग रही थी, शायद कुछ ही साल पहले बनी हो। संगमरमर का रंग भले ही थोड़ा फीका पड़ा हो, लेकिन उसकी हालत पहले वाली पुरानी कब्र से बहुत बेहतर थी। फिर दोनों कैसे एक जैसी हो सकती हैं? सॉन्गयान ने लंबी सांस ली, होंठ भींचे और हल्की सी निर्दयी मुस्कान के साथ बोली, तुम वाकई सोचती हो कि मैं तुम्हारी आत्मा को बिखेर कर तुम्हें पुनर्जन्म तक न लेने दूं? इतना सुनना था कि फांग यानली ने बहुत समझदारी से चुप्पी साध ली। अब सॉन्गयान ने अपनी निगाह उस कब्र पर टिकाई और उस पर डाले गए जादू को ध्यान से पढ़ने लगी। उसे गर्व था कि वह सिर्फ एक आत्मा साधिका नहीं थी, बल्कि उसके गुरु ने उसे प्राचीन ग्रंथों और अंधकारमय विद्या पढ़ने की अनुमति दी थी, जिनमें आत्मा को रोकने वाले मंत्र, मृग तृष्णा बनाने की विधियां और भी कई गूढ़ विद्या शामिल थीं। बाद में जब उसके गुरु के दुश्मनों को पता चला कि उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को वश में कर लिया है और उसे अस्त्र बना लिया है, तो उन्होंने वो सारी पुस्तकें नष्ट कर दीं। लेकिन तब तक सॉन्गयान साधना की चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए दुश्मनों की सारी मेहनत व्यर्थ गई। सॉन्गलान ने जिस तांत्रिक को पैसे पर रखा था वह कोई नौसिखिया नहीं था। अगर कोई और होता तो शायद इस मृग तृष्णा में फंस ही जाता, मगर सॉन्गयान अलग थी। उसने कब्र पर डाले गए जादू को गहनता से परखा और फिर मंद स्वर में प्रतिकर्म मंत्र बुदबुदाया। अगले ही पल जो छवि वहां दिख रही थी वह टूटकर बिखर गई। अब वहां वही पुरानी कब्र प्रकट हो चुकी थी, जिसे फांग यानली ने पहले चिन्हित किया था। हे भगवान, ये कब्र यहां कैसे आ गई? फांग यानली हकबका गई। एक कब्र खुद चलकर एक जगह से दूसरी जगह इतनी साफ सुथरे ढंग से कैसे जा सकती है? सॉन्गयान ने कंधे उचकाए और नीचे झुककर तावीज को हटाया, जो उसके काम पूरा होते ही भस्म हो गया। उस तांत्रिक ने तुम्हारी उपस्थिति महसूस कर ली थी, सॉन्गयान ने समझाया। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा बहुत उच्च स्तरीय है, शायद वह तुम्हारा ठिकाना नहीं खोज सका क्योंकि तुमने अपनी आत्मिक आभा को छिपा रखा था। पर वो इतना सक्षम तो था कि समझ सके कोई उसे देख रहा है, इसलिए उसने कब्र को ही स्थानांतरित कर दिया। मत भूलो, वो इन यंत्रों के भरोसे जल्दी पैसा कमा रहा है, कोई चूक उसका पूरा खेल बिगाड़ सकती है। इतना कहने के बाद सॉन्गयान ने एक तावीज निकाला और सीधा उस कब्र पर फेंका। तावीज हवा में उड़ा और फिर उसी कब्र के ऊपर मडराने लगा। जैसे ही तावीज ने अपनी जगह पाई, एक गहरी गर्जना जैसी ध्वनि के साथ वह यंत्र प्रकट हो गया जो अब तक कब्र के भीतर छिपा था। जैसे ही कब्र को उस गहरे गड्ढे से हटाया गया जिसमें वह छिपाई गई थी, जमीन पर बना हुआ रक्त रंजित यंत्र पूरी तरह सामने आ गया। यंत्र के मध्य में एक भूसे की गुड़िया रखी थी, जिसके सिर पर एक तावीज चिपका था। उस पर लिखा था यान। गुड़िया के सिर पर किसी का एक बाल लिपटा हुआ था। सॉन्गयान बिना किसी हिचकिचाहट के गड्ढे में कूद पड़ी और सावधानी से यंत्र की जांच करने लगी। कोई चेतावनी मंत्र या सुरक्षा जादू नहीं था। चलो, एक चिंता कम हुई, उसने मन ही मन सोचा और अपनी उंगलियों को फैला दिया। पल भर में उसकी हथेली पर काली धुंध उठने लगी, मानो कोई आग जल रही हो। एक तीव्र स्वाइप में उसने यंत्र को तोड़ डाला जो उसके और गुड़िया के बीच बांधा बन रहा था। गुड़िया के चारों ओर घूमती यिन ऊर्जा कड़कड़ाई, फुफकारती हुई और फिर धुएं के गुब्बार में बदलकर बिखर गई। अब वह आराम से उस रक्त रंजित वृत्त में कदम रख सकी। उसने गुड़िया को उठाया, गहराई से उसका निरीक्षण किया और यह देखकर राहत की सांस ली कि वह अब भी जीवित है, मतलब उसकी किस्मत लौट सकती है। मुक्त करो, उसने फूंफकारते हुए कहा। अंगूठी पर नीली लौ चमकी और एक पतली सी ज्वाला की डोरी गुड़िया पर लपकी। पल भर में गुड़िया राख बन गई। सॉन्गयान ने उस राख को देखा और उसकी मुस्कान में एक विशैला उपहास तैर गया। इतनी छोटी चीज फिर भी मेरी मां को निगल गई और मुझे भी लगभग खा ही गई थी। गुस्से में उसने उस राख को पैरों से कुचला, जैसे अपने दिल के घाव पर चोट कर रही हो।
ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब वो एक एक कर सॉन्ग लान की हर उस चीज को मिट्टी में मिला देगी जिससे उसे कोई लगाव था, और फिर देखेगी कि वो कैसे एक सड़क छाप भिखारी जैसी जिंदगी जीती है। हालांकि सॉन्ग लान जैसी औरत शायद मरना पसंद करेगी बजाय उस हालत में जीने के। ठीक है, मरने दो। फिर उसकी आत्मा को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगी ताकि वो कभी पुनर्जन्म भी न ले सके। यही तो उसकी नियति थी। काम पूरा होते ही सॉन्ग यान गड्ढे से बाहर निकली और सब कुछ ऐसे ठीक ठाक कर दिया जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। सॉन्ग लान इसी चालाकी की वजह से पिछली जिंदगी में इतनी ऊंचाई तक पहुंची थी। दुनिया के सामने वो मासूम और प्यारी दिखती थी, लेकिन अंधेरे में एक सांप की तरह धीरे धीरे शिकार की सांसें बंद कर देती थी, बिना यह बताए कि कौन उसकी जिंदगी चुरा रहा है। अगर वो कोई गलती करती तो आज भी लड़ने लायक न होती। अभी तक सॉन्ग लान के पास एक रहस्यमयी गुरु है और उसके पिता भी उसके साथ हैं। सॉन्ग यान के पास न कोई ताकत थी, न कोई संपर्क, यहां तक कि बैंक बैलेंस भी नहीं। अब उसे अपनी ताकत के साथ साथ अपनी दौलत भी बढ़ानी होगी। सब हो गया? फांग यानली ने पूछा, जब उसने देखा कि सॉन्ग यान ने कब्र को फिर से सील कर दिया है। हाँ, हो गया, सॉन्ग यान ने कहा, लेकिन उसकी आंखें उस कब्र पर टिक गईं जो उसकी मां की किस्मत चुराने वाले यंत्र को छुपा रही थी। उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जितना वह पास जाती उतना ही कोई अदृश्य बल उसे पीछे धकेलता। सॉन्ग यान ने दांत भींचे, पांव जमीन में गड़ा दिए और पूरी ताकत से खुद को उस कब्र की ओर खींचने लगी। ये कोई सुरक्षा मंत्र नहीं लगता, उसने गंभीरता से कहा। फांग यानली ने हवा को सूंघते हुए सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, ये कुछ और नहीं, लगता है जैसे एक प्रतिशोध क्षेत्र, सॉन्गयान ने दांत भींचते हुए कहा। कब्र से निकलती गंभीर यन ऊर्जा इतनी भारी थी कि उसका दम घुटने लगा। इस तरह की ऊर्जा उसने केवल उन जगहों पर महसूस की थी जहां निर्दोष रूप से मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती थीं, जिन्हें बिना न्याय के मार दिया गया था। उनकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। वो इस दुनिया को छोड़ने से इनकार कर देती और मरने की जगह पर या जहां उन्हें दबाकर छिपाया गया होता वहीं पर एक गहरा शापित क्षेत्र बना देती थीं, जिसे ग्रज फील्ड कहा जाता था। और ऐसे क्षेत्र में जो भी पैर रखेगा वो आत्मा उसे पहचान लेगी और तब तक उसका पीछा करेगी जब तक वो मर न जाए। क्या अब तुम्हारी मां हमें शिकार बनाएगी? फांग यानली ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी मां की आत्मा को बांध सकोगी। हालांकि वह खुद एक भूत थी, लेकिन उस क्षेत्र के पास आते ही उसकी रीढ़ में सर्द सिहरन दौड़ गई। इतनी गहरी नफरत सिर्फ अत्याचार नहीं दिखाती थी, बल्कि कुछ और भयानक बताती थी। सॉन्गयान सब कुछ समझ रही थी। कब्र से उठती उस काली मियास्मा की लहरों ने उसे बार बार पीछे धकेल दिया। हर बार जब वो करीब जाती, एक ठंडी हवा की तरह एक अदृश्य बल उसे पीछे फेंक देता। उसका दिल धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था। आखिर उसकी मां को कैसे मारा गया था? ये सिर्फ किसी आत्मा की सामान्य असंतोष नहीं थी। ये उस स्त्री की अंतिम कसम थी जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी। उसकी मां, जिसकी मुस्कान में सिर्फ प्यार और ममता थी, उसे इस हद तक कोने में धकेल दिया गया कि वो एक प्रतिशोधी आत्मा बन गई। सॉन्गयान की नाक जलने लगी, आंखें भीगने को थीं। एक और यन वेव ने उसे कई कदम पीछे ढकेल दिया। तभी, छूलियान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक कर्कश, टूटी हुई सी आवाज जमीन के नीचे से उभरी। सॉन्गयान के पूरे शरीर में सिर से पांव तक झुरझुरी दौड़ गई। डर नहीं, ये आत्मा की दहशत थी, क्योंकि यह आवाज कब्र के भीतर से आ रही थी और इसका मतलब था उन्होंने उसकी आत्मा के 2 टुकड़े कर दिए। सॉन्गयान को अपने दिल में ऐसी नफरत महसूस हुई जैसी उसने पहले कभी नहीं की थी। उसे सॉन्गलान और चूलियान से नफरत थी। वो नफरत उस पल से शुरू हुई थी जब वो दोनों सॉन्ग परिवार में कदम रखी थीं। उसे तब भी नफरत थी जब चूलियान हर बार फूयूशेंग और सॉन्गलान के बीच रिश्ता तय करवाने की जिद करती थी और सॉन्गलान उसके पति के आसपास ऐसे घुलती मिलती
जैसे सब कुछ उसी का हो। लेकिन उसकी नफरत तब चरम पर पहुंची जब उसे पता चला कि उसी माँ बेटी की जोड़ी ने उसे मारा था। उसे कभी नहीं लगा था कि जो नफरत उसके दिल में पहले से ही जल रही थी वो और भी गहरी हो सकती है। मगर अब जब वो उस गढ़े हुए प्रतिशोध क्षेत्र के बीच खड़ी थी और अपनी माँ के भीतर की गहराई तक जमी पीड़ा और नफरत को महसूस कर रही थी, तो उसका दिल उसकी आत्मा से भी ज्यादा ठंडा हो गया। आत्मा को दो हिस्सों में बांट देना, छू लियान ने सच में उसकी माँ की आत्मा को फाड़कर अलग कर दिया? क्या उसे नहीं पता था कि जब किसी की आत्मा को दो हिस्सों में बांटा जाता है तो वो आत्मा नेत्रलोक में प्रवेश नहीं कर पाती? नहीं, उसे सब पता था। छू लियान, वो दुष्ट औरत, उसे सब मालूम था। फिर भी उसने अपने उस मास्टर से उसकी माँ की आत्मा को कैद करवाया और दो टुकड़ों में बांट दिया। आखिर उसकी मेरी माँ से इतनी दुश्मनी क्यों थी? सॉन्ग यान चीख पड़ी। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। कब्र से उठती भूतियां ऊर्जा हर पल के साथ और ज्यादा तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे सॉन्गयान उसके करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे दबी हुई क्रोध की लहरें और ज्यादा तीखी होती जा रही थीं। अब ये कोई सौभाग्य चूसने वाली साधारण यंत्रणा नहीं रही, फांग यानली ने कहा, जब वे दोनों उस पुरानी टूटी फूटी कब्र के पास पहुंची। कब्र पर लिखे अक्षर मिट चुके थे, पर शांति से विश्राम करो, ये शब्द जैसे बार बार खोदे गए थे, जैसे किसी ने मजाक उड़ाने के लिए उन्हें जबरन गढ़ा हो। फांग यानली ने नाक सिकोड़ ली। उसे अफसोस हुआ कि उस माँ बेटी को थोड़ा और डरा नहीं पाई। उनकी हरकतें देखकर उसे उबकाई सी आने लगी। उसने आंखें घुमाईं और आगे कहा, उस मास्टर ने इसे अब आत्माबंदी यंत्रणा में बदल दिया है। तुम्हारी माँ की आत्मा शायद मरने के बाद भी चैन से नहीं रही, वो बदला लेने निकली होगी। इतनी गहन भूतियां ऊर्जा वाली आत्मा को संभालना आसान नहीं होता। यही वजह रही होगी कि उन्होंने उसकी आत्मा को अलग अलग जगहों पर बांध दिया, ताकि वो कभी उन्हें खोज न सके। अगर उसकी आत्मा पूरी की पूरी एक जगह होती तो सॉन्गलान के लिए काम करने वाला वो मास्टर उसे संभाल नहीं पाता। उसकी शक्ति अभी उस स्तर तक पहुंची ही नहीं है। सॉन्गयान ने उसकी बात पूरी की। उसकी नजरें पूरे क्षेत्र का सावधानी से मुआयना कर रही थीं, जैसे किसी छोटे से भी सुराग को नहीं छोड़ना चाहती हो। फिर उसने अपनी अंगूठी से एक तावीज निकाली। रुको, क्या तुम उस यंत्रणा को तोड़ने जा रही हो? फांग यानली चौंक गई। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी माँ की वो आत्मा, जिसे इतनी बेरहमी से बांधा गया, और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। सॉन्ग यान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके भीतर उठ रही खून पीने जैसी तलब को उसने मुश्किल से काबू में रखा। अगर चाहूं तो अभी जाकर उन दोनों को मार सकती हूं। उसकी आवाज में मौत की गूंज थी, लेकिन ऐसी आसान मौत उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें तो वही मिलना चाहिए जो उन्होंने मेरी मां के साथ किया, आत्मा का चीरहरण और ऐसी जगह दफन करना जहां उन्हें कोई मुक्ति न दे सके। जब तक इस क्रोध को आजाद नहीं किया जाएगा, मुझे कभी यह पता नहीं चलेगा कि उस औरत ने मेरी मां का शरीर कहाँ छुपाया है। और जब तक मैं मेरी मां की आधी आत्मा को नहीं ढूंढ लेती, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी। फांग यानली घबराकर कई कदम पीछे हट गई और बोली, लेकिन आत्मा तो दो हिस्सों में बंट चुकी है। तुम उसे मोक्ष नहीं दिला सकती। एक बार अगर आत्मा टूट जाए तो स्वर्ग उसे कभी स्वीकार नहीं करता। सॉन्ग यान ने दांत भींच लिए और तावीज को कब्र पर फेंकते हुए अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। उसे पता था, एक आत्मा को स्वर्ग में स्थान पाने के लिए उसका निर्मल और पूर्ण होना जरूरी है, लेकिन वो अपनी मां की आत्मा को उस तरह जकड़ी हुई हालत में नहीं छोड़ सकती थी। मैं कोई ना कोई तरीका निकालूंगी, उसने दृढ़ता से कहा, उसे पुनर्जन्म के चक्र में भेजने का। तावीज कब्र के पत्थर पर चिपक गया और पहले की ही तरह वो पुराना ताबूत जो गड्ढे में दबा हुआ था, हवा में उठकर गड्ढे के पास आकर टिक गया, जिसके नीचे छिपी यंत्रणा एक बार फिर उजागर हो गई। चूलियान! जैसे ही ताबूत हटा, गड्ढे की गहराई से एक भयंकर गर्जना गूंजी। सॉन्ग यान ने तुरंत अपनी नाक ढंकी, क्योंकि एक सड़ी हुई लाश की बदबू उसकी नासिकाओं में घुस गई थी। तिस्क तिस्क!
फांग यानली ने व्यंग्य में कहा। वो चू औरत सच में चालाक है। उसने तुम्हारी मां को ठीक समय पर सील कर दिया, नहीं तो। लेकिन तभी सौंग यान, जो यंत्रणा के बीच में रखे उस पुआल की गुड़िया को घूर रही थी, अचानक उसमें कूद पड़ी। फांग यानली बुरी तरह चौंक गई। अरे रुको, अगर तुम अभी वहां गई तो। सौंग यान को जैसे ही यंत्रणा के पास जमीन पर पैर टिकाया, उसने महसूस किया कि उसकी यांग ऊर्जा खिंच रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत उसकी पीठ से चिपक गया हो और उसकी जीवन ऊर्जा को चूस रहा हो। छू लियान, छू लियान, छू लियान, मेरे पास आओ। तेरा खून पीऊंगी, छू लियान। तुझे एक दिन मारूंगी और तेरी लाश को चबाऊंगी। बस देखती जा। सौंग यान का चेहरा तमतमा गया। उसकी नजरें धुंधली हो रही थीं। उसकी क्यूई लगातार उस पुआल की गुड़िया में खींच रही थी। उसने अपना चेहरा मलकर होश में आने की कोशिश की। दिमाग झूमने लगा, मानो अभी अभी बेहोशी छाने ही वाली हो। फांग यानली, जो देख रही थी कि सौंग यान की हालत बिगड़ रही है, चीख पड़ी। तुम यहां बेहोश होने की हिम्मत भी मत करना, सौंग यान। अगर तुम गिरी तो सब खत्म। और इस बार मिस्ट्रेस गु भी यहां नहीं है हमें बचाने के लिए। मिस्ट्रेस गु। सौंग यान की आंखें एकदम से खुल गईं। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। गुयीजिन पहले भी ऐसी स्थिति से गुजरी थी। तब उसने क्या किया था? कैसे उसने उस जीवन शोषक यंत्रणा से निपटा था? कुछ क्लिक सा हुआ सौंग यान के दिमाग में। उसने फौरन फांग यानली की तरफ देखा और कहा, घोस्ट रिंग में वापस जाओ। हालांकि फांग यानली को समझ नहीं आया कि सौंग यान ऐसा क्यों कह रही है, फिर भी उसने अपनी मालकिन का आदेश मान लिया और घोस्ट रिंग में समा गई। अब सौंग यान ने अपनी पूरी ताकत, हर एक संरक्षित यन ऊर्जा को बाहर निकाल दिया और चारों तरफ एक काली ऊर्जा का गोला बन गया, जो हवा को भी थमा रहा था।